नमस्कार छात्रों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे यूट्यूब चैनल ब्राइट फ्यूचर कॉमर्स क्लासेस में। छात्रों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 अकाउंटेंसी। चैप्टर का नाम है कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो ये बेटा अकाउंटेंसी का हमारा लास्ट चैप्टर है। अभी तक हम सभी चैप्टर थ्योरिकल पढ़ चुके हैं और अभी तक आपने अगर पिछले चैप्टर नहीं पढ़े हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक देख सकते हैं और अपना प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो स्टार्ट करते हैं हम कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो पहला क्वेश्चन हमारा आता है बेटा इस चैप्टर से, मीनिंग ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट होता क्या है? तो बेटा हमने कंपनी अकाउंटिंग स्टार्ट की जिसमें इशू ऑफ शेयर पढ़ा, हमने फोरफीचर ऑफ शेयर पढ़ा, इशू ऑफ डिवेंचर पढ़ा, देन फिर हमने कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर किए, आफ्टर देन रेशो एनालिसिस किया। अब हम प्रिपेयर करेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है पहले हम इसको डिस्कस कर लें। देखिएगा, बिजनेस में जब कंपनी बिजनेस एक्टिविटी करती है तो डिफरेंट टाइप के सोर्सेस से कैश बिजनेस में कम होता है जिसे हम कहते हैं इनफ्लो, और डिफरेंट टाइप के एप्लीकेशन पर कंपनी कैश का यूज करती है जिसे हम कहते हैं बेटा कैश आउटफ्लो। तो क्या होता है, ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर एक स्पेसिफिक पीरियड में कंपनी अपने कैश के इनफ्लो और कैश के आउटफ्लो को कैलकुलेट करने के लिए एंड ऑफ द ईयर एक स्टेटमेंट प्रिपेयर करती है। उसी स्टेटमेंट को हम बेटा क्या कहते हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट। यानी कि कैश फ्लो स्टेटमेंट का पहला कॉन्सेप्ट कि इसमें ओनली हम कैश ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। दूसरा इसका जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि ये कैश के इनफ्लो और कैश के आउटफ्लो को डिस्क्लोज करता है। ये स्टेटमेंट शॉर्ट पीरियड के लिए प्रिपेयर किया जाता है। इसको प्रिपेयर करने के लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 का यूज होता है। तो अगर हमें कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर करना है तो हमें कौन से स्टैंडर्ड को फॉलो करना है बेटा, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3। तो कुछ बेसिक चीज़ें इसकी याद रखिएगा स्टार्ट करने से पहले। पहली चीज बेटा, कैश फ्लो स्टेटमेंट कैश के इनफ्लो मीन्स कैश जो आया सोर्सेस से, और कैश के आउटफ्लो जहां पर कैश गया है एप्लीकेशन पर, उसको डिस्क्लोज करता है क्या बेटा, कैश फ्लो स्टेटमेंट। दूसरा मैटर, ये कौन सी पीरियड के लिए बनाया जाता है बेटा, यह शॉर्ट पीरियड के लिए प्रिपेयर किया जाता है। किस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के बेसिस पर प्रिपेयर होता है बेटा, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 के बेसिस पर। ओनली कौन सा ट्रांजैक्शन डिस्क्लोज होता है बेटा, तो मॉनेटरी यानी कि कैश ट्रांजैक्शन ही इसमें रिकॉर्ड होता है, नॉन कैश ट्रांजैक्शन इसमें रिकॉर्ड नहीं होता। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ऑफिशियली व्हाट इज मीनिंग ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो चलिए, कैश फ्लो स्टेटमेंट इज दैट स्टेटमेंट विच शो इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। अब कैश इक्विवेलेंट क्या होता है इस पर हम डिस्कस करेंगे। ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड ऑफ द बिजनेस इंटरप्राइजेस, एक बिजनेस इंटरप्राइजेस के अकाउंटिंग पीरियड में टोटल कैश के इनफ्लो और टोटल कैश के आउटफ्लो को जो स्टेटमेंट डिस्क्लोज करता है बेटा वो क्या होता है, हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट। आगे याद रखना ये किसके बेसिस पर प्रिपेयर्ड होता है बेटा, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 के बेसिस पर। और कौन से पीरियड के लिए बेटा, शॉर्ट पीरियड के लिए ये प्रिपेयर्ड होता है, 2 इयर्स की बैलेंस शीट के बेसिस पर। तो मीनिंग आपका क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है बेटा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो पहला पॉइंट है हमारा बेटा ड्यूरेशन। अभी हम पढ़ चुके हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट जनरली शॉर्ट पीरियड के लिए प्रिपेयर किया जाता है। कैश जो है हमारा बेटा एक करेंट एसेट्स है और आप जानते हैं करेंट एसेट्स का पीरियड भी क्या होता है, शॉर्ट होता है। तो चलिए पहला पॉइंट है ड्यूरेशन। कैश फ्लो स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड फॉर अ शॉर्टर पीरियड और इट इज प्रिपेयर्ड फॉर स्पेसिफिक अकाउंटिंग पीरियड। ये एक शॉर्ट पीरियड के लिए बनाया जाता है और किसके लिए बेटा, हाँ यस, ये एक शॉर्ट पीरियड के लिए बनाया जाता है और एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए प्रिपेयर किया जाता है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट। 11th में बेटा हमने डिफरेंट टाइप की अकाउंट कॉन्सेप्ट पढ़ी थी, जिसमें एक कॉन्सेप्ट था कैश कॉन्सेप्ट और एक था बेटा एक्रूअल बेसिस कॉन्सेप्ट।
कैश कॉन्सेप्ट क्या कहता था कि हम ओनली वही ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेंगे जिसका रिलेशन कैश से होगा, जो कैश के नेचर के होंगे। क्रेडिट ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं करेंगे। एक्रूअल बेसिस कॉन्सेप्ट था जो ये कह रहा था कि हम वो ट्रांजैक्शन भी रिकॉर्ड करेंगे जो कैश में रिसीव हुए हैं या कैश में पे किए हैं, और वो ट्रांजैक्शन भी रिकॉर्ड करेंगे जो आउटस्टैंडिंग है या एक्रूड है, या तो मिलना बाकी है या पे करना बाकी है। ये एक्रूअल कॉन्सेप्ट में होता है। लेकिन ये बेटा कौन सा स्टेटमेंट है? कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट इज बेस्ड ऑन कैश कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग। याद रखिएगा, मोस्ट आईएमपी ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चन भी बन जाता है कि कैश फ्लो स्टेटमेंट अकाउंटिंग की किस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड होता है। तो बेटा कैश कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग इट इग्नोर एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट। ये अकाउंटिंग की एक्रूअल कॉन्सेप्ट को क्या करता है बेटा? इग्नोर करता है, क्योंकि हम इसमें ऐसी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं करते जो अभी एक्रूड है या फिर आउटस्टैंडिंग है। थर्ड पॉइंट आता है यूजफुलनेस। कैश फ्लो स्टेटमेंट इज मोर यूजफुल फॉर शॉर्ट टर्म प्लानिंग। कैश फ्लो स्टेटमेंट मोस्ट यूजेबल होता है क्या करने के लिए बेटा? शॉर्ट टर्म प्लानिंग के लिए। इट इज नॉट यूजफुल फॉर लॉन्ग टर्म पीरियड और प्लानिंग। चूंकि ये शॉर्ट पीरियड के लिए ही बनाया जाता है, इसलिए कंपनी के लिए लॉन्ग पीरियड के लिए यूज नहीं होता। फिर फोर्थ हमारा पॉइंट आता है बेटा बेसिस। दिस स्टेटमेंट इज ऑन द बेसिस ऑफ इफेक्ट ऑन कैश ड्यू टू ऑपरेशन, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। ये स्टेटमेंट किस पर बेस्ड होता है बेटा? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, फाइनेंशियल एक्टिविटीज से जो कैश पर इफेक्ट आता है उस पर ये क्या होता है बेटा? बेस्ड होता है। अब ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और फाइनेंशियल एक्टिविटी क्या होती हैं हम नेक्स्ट टॉपिक में क्लियर करेंगे। फिलहाल में इतना याद रखना, ये किसके बेसिस पर प्रिपेयर्ड होता है। इसको हम डिफरेंट एक्टिविटी में क्लासीफाई करके प्रिपेयर करते हैं। एक्टिविटी कौन कौन सी क्लासीफाई करते हैं बेटा? ऑपरेटिंग एक्टिविटी, यस, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, फाइनेंशियल एक्टिविटी, देन लास्ट में हम क्या फाइंड कर लेते हैं? कैश इक्विवेलेंट या फिर कैश बैलेंस। लास्ट पॉइंट होता है बेटा यूज ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3, जिसे हम शॉर्ट में AS3 लिखते हैं। इट इज नेसेसरी टू प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट ऑन द बेसिस ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3। अगर एग्जाम में पूछ ले कैश फ्लो स्टेटमेंट किस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से रिलेटेड है, तो बेटा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 से रिलेटेड है। अब अगर ऐसा पूछ ले कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 किससे रिलेटेड है, तो किससे है बेटा? कैश फ्लो स्टेटमेंट से। आगे लिखा हुआ विदाउट फॉलोइंग दीज स्टैंडर्ड दिस स्टेटमेंट कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड। हम इसको फॉलो किए हुए बिना कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड नहीं कर सकते। तो ये हो गया हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बेटा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है इसी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव और इम्पोर्टेंस यूज ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट। एग्जाम में बेटा ऑब्जेक्टिव पूछ ले या इम्पोर्टेंस पूछ ले या यूजेस पूछ ले, आंसर आपका यही होने वाला है। ऑब्जेक्टिव मतलब होता है क्यों प्रिपेयर कर रहे हैं, इम्पोर्टेंस का मतलब है इसके हमें क्या एडवांटेज हैं, यूजेस का मतलब भी वही है कि इसके हमें क्या एडवांटेज हैं, क्या इसके मेरिट्स हैं। तो हम किस लिए प्रिपेयर करते हैं बेटा कैश फ्लो स्टेटमेंट? पहला शॉर्ट टर्म प्लानिंग, ये एक इम्पोर्टेंट टूल्स है। क्या है बेटा? टूल्स है जिसके बेसिस पर कंपनी शॉर्ट टर्म प्लानिंग करती है, क्योंकि स्टेटमेंट शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए ही प्रिपेयर किया जाता है। तो चलिए पहला पॉइंट देखते हैं, शॉर्ट टर्म प्लानिंग। कैश फ्लो स्टेटमेंट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट सोर्सेस एंड एप्लीकेशन। सोर्सेस का मतलब है बेटा जहां से कैश आएगा, एप्लीकेशन का मतलब है जहां पर कैश गया या जाएगा। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट सोर्सेस एंड एप्लीकेशन ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड। इट हेल्प इन प्लानिंग इन्वेस्टमेंट एंड असेसिंग द फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट ऑफ द इंटरप्राइजेस फॉर शॉर्ट पीरियड। ये क्या असेस करता है बेटा? इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड
यस, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड प्लानिंग करने में हेल्पफुल होता है और बिजनेस की पोजीशन को असेस करने मतलब कैलकुलेट करने में भी हेल्पफुल होता है। सेकंड हमारा पॉइंट आता है हेल्प इन असेसिंग लिक्विडिटी एंड सॉल्वेंसी। लिक्विडिटी का मतलब होता है बेटा, यस, लिक्विडिटी का मतलब होता है बेटा एसेट्स को कैश में कन्वर्ट करने का कैपेसिटी। सॉल्वेंसी का मतलब होता है बेटा लाइबिलिटीज को पे करने की कैपेसिटी। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट हमें ये बताता है कि कंपनी अपना लाइबिलिटीज पे कर पाएगी या फिर पे नहीं कर पाएगी, और लाइबिलिटीज करने के लिए कंपनी के पास कितना लिक्विडिटी है, मतलब कितना कैश बैलेंस है जिससे वो लाइबिलिटीज को पे कर पाएगी। तो यहाँ पर डिटेल में लिखा है सॉल्वेंसी इज द एबिलिटी ऑफ द इंटरप्राइजेस टू मीट इट्स लाइबिलिटीज ऑन टाइम। ये क्या है, कैपेसिटी है बेटा सॉल्वेंसी कंपनी की लाइबिलिटीज ऑन टाइम पे करने की। कैश फ्लो स्टेटमेंट हेल्प टू असेस लिक्विडिटी। कैश फ्लो स्टेटमेंट से हम लिक्विडिटी क्या करते हैं, एसेस करते हैं मतलब कैलकुलेट करते हैं, जिसके बेसिस पर हमें ये पता चल जाता है कि हमारे पास क्या इतना कैश बैलेंस है जिससे हम लाइबिलिटीज को पे ऑफ कर सकें। नेक्स्ट पॉइंट आता है कंपैरेटिव स्टडी। A comparison of the actual cash flow with the budget cash flow of the year show the extent to which cash and cash equivalent were generated and applied as per the plan। तो क्या करता है बेटा कैश फ्लो स्टेटमेंट, एक हम क्या करते हैं, यस, एक तो क्या करते हैं बेटा कैश बजट बनाते हैं। कैश बजट मतलब ये एक्सपेक्टेड इनकम और एक्सपेंसेस, रिसीप्ट और पेमेंट का एस्टिमेशन है, एक विवरण है कि फ्यूचर में कितना कैश आएगा और फ्यूचर में कितना कैश जाएगा। इसे हम क्या कहते हैं बेटा कैश बजट। और कैश फ्लो क्या करता है, कैश फ्लो एक्चुअली में ये बताता है कि एक्चुअल कैश कितना रिसीप्ट हुआ है और एक्चुअल कैश कितना पेड हुआ है, एप्लीकेशन पर यूज हुआ है। तो कैश फ्लो और कैश बजट को हम कंपेयर करके, किसको बेटा, कैश फ्लो और कैश बजट को कंपेयर करके ये पता लगाते हैं कि हमने जो फ्यूचर प्लान किया था वो एक्चुअली में एग्जीक्यूट हुआ है या नहीं हुआ है, हमने जो प्लान किया था उसके अकॉर्डिंग कैश फ्लो या इनफ्लो हुआ है या नहीं हुआ है। इसके बेसिस पर हम क्या कर सकते हैं बेटा कंपैरेटिव स्टडी। रीजन फॉर कैश पोजीशन, ये हमें रीजन भी बताता है कैश पोजीशन का कि अगर हमारे पास कैश पोजीशन साउंड है, अच्छा है, तो इसका मतलब किस रीजन से ये कैश पोजीशन इतना अच्छा है। और ये भी बताता है कि अगर हमारा कैश पोजीशन अच्छा नहीं है, बिजनेस में कैश बैलेंस नहीं है, तो इसके रीजन क्या है। तो ये हमें रीजन फॉर कैश पोजीशन भी बताता है। इसके बाद हेल्प इन डिटरमाइन नेट चेंज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ये हमें ये भी बताता है कि ड्यूरिंग द स्पेसिफिक पीरियड कैश बैलेंस में और कैश इक्विवेलेंट में कितना नेट चेंज हुआ है, एक्चुअली में इसमें इंक्रीज हुआ है कैश में या फिर डिक्रीज हुआ है। साथ में ये भी बताएगा कि इंक्रीज हुआ है तो किस रीजन से हुआ है और डिक्रीज हुआ है तो किस रीजन से हुआ है। तो ये होगा बेटा हमारे इंपोर्टेंस या ऑब्जेक्टिव ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है बेटा लिमिटेशन ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट। लिमिटेशन मतलब जो ये इंफॉर्मेशन हमें डिस्क्लोज नहीं करता या ये जो नहीं कर सकता, ड्रॉबैक्स इसे हम कह सकते हैं। अब देखिएगा पहला लिमिटेशन हो गया बेटा, पहला लिमिटेशन हमारा कॉमन है, अभी तक पढ़ते आ रहे हैं, नॉन कैश ट्रांजेक्शन आर नॉट शोन। हम पहले ही पढ़ चुके हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट है, इसमें हम ओनली कैश ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं, क्रेडिट ट्रांजेक्शन है, एक्रूवल ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड नहीं करते। इसलिए इसे वही ट्रांजेक्शन का इंफॉर्मेशन बता सकता है जिसका रिलेशन कैश से है। नॉन कैश ट्रांजेक्शन ये क्या कर देता है, इग्नोर कर देता है। तो डिटेल में लिखा है कैश फ्लो स्टेटमेंट शो ओनली इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कैश। ये किसको शो करता है बेटा, सिर्फ कैश के इनफ्लो और कैश के आउटफ्लो, कितना कैश आया और कितना कैश गया है। इट डज नॉट शो नॉन कैश ट्रांजेक्शन, ये नॉन कैश ट्रांजेक्शन शो नहीं करता। लाइक द परचेस ऑफ बिल्डिंग, हमने बिल्डिंग खरीदा बाय इशू ऑफ शेयर और डिबेंचर्स, हमने बिल्डिंग खरीदा क्या, इशू करके शेयर और डिबेंचर। बेटा ये कौन सा ट्रांजेक्शन है, यस नॉन कैश ट्रांजेक्शन है, क्योंकि हमने बिल्डिंग तो खरीदी लेकिन हमारे पास से कैश नहीं गया, हमने शेयर या डिबेंचर इशू किए, इसलिए कैश फ्लो स्टेटमेंट इस चीज़ को डिस्क्लोज नहीं करता। या
शेयर इशू कर दिए किस लिए बेटा, बोनस पे करने के लिए। क्या पे करने के लिए, बोनस। तो ये भी नॉन कैश ट्रांजैक्शन है बेटा। ये क्या हो गई इसकी लिमिटेशन, इसमें हम ओनली कैश ट्रांजैक्शन ही रिकॉर्ड करेंगे, नॉन कैश ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं करेंगे। इसके बाद हमारा सेकंड पॉइंट आता है नॉट अ सब्स्टिट्यूट ऑफ एन इनकम स्टेटमेंट। अब इनकम स्टेटमेंट सब जानते हैं बेटा, ये रिसिप्ट और पेमेंट का रिकॉर्ड होता है, मतलब ये बताता है इनकम कितना आया है और कितना पेमेंट किया है, एक्सपेंसेस हुआ है। अब आपको लग रहा होगा कि सर कैश फ्लो स्टेटमेंट भी तो कैश का रिसिप्ट और कैश का पेमेंट डिस्क्लोज कर रहा है, तो दोनों सिमिलर हैं, फिर इनकम स्टेटमेंट का ये सब्स्टिट्यूट क्यों नहीं है, कैश फ्लो स्टेटमेंट इनकम स्टेटमेंट का सब्स्टिट्यूट क्यों नहीं है, इनकम स्टेटमेंट प्रॉफिट लॉस अकाउंट का सब्स्टिट्यूट क्यों नहीं। तो बेटा इनकम स्टेटमेंट का ये सब्स्टिट्यूट इसलिए नहीं है क्योंकि कैश फ्लो स्टेटमेंट में हम ओनली कैश रिसीप्ट और कैश पेमेंट को रिकॉर्ड करते हैं। ये हमें बता सकता है कैश का इनफ्लो और कैश का आउटफ्लो, लेकिन ये हमें वो ट्रांजैक्शन नहीं बताएगा जो हमें फ्यूचर में किसी से लेना है और फ्यूचर में किसी को पे करना है। जबकि इनकम स्टेटमेंट में एक्रूअल बेसिस ट्रांजैक्शन भी रिकॉर्ड होते हैं, यानी कि जो किसी से लेना बाकी है या किसी को देना बाकी है, एक्रूड है या फिर यस आउटस्टैंडिंग है। इसलिए कैश फ्लो स्टेटमेंट इनकम स्टेटमेंट का सब्स्टिट्यूट नहीं माना जाता। तो लिखा है इनकम स्टेटमेंट शो नेट इनकम ऑफ द एंटरप्राइजेस बेस्ड ऑन किस बेसिस पर बेटा, एक्रूअल बेसिस पर ऑफ अकाउंटिंग। वरएज कैश फ्लो स्टेटमेंट ओनली क्या बताता है बेटा, कैश का इनफ्लो और कैश का आउटफ्लो। हिस्टोरिकल इन नेचर, नेचर से हिस्टोरिकल नेचर, हिस्टोरिकल नेचर का मतलब ये है बेटा कैश फ्लो स्टेटमेंट 2 पास्ट ईयर्स की बैलेंस शीट के बेसिस पर प्रिपेयर्ड होता है, इसलिए ये प्रेजेंट इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज नहीं करता। ये किस नेचर का होता है बेटा, हिस्टोरिकल नेचर का होता है। तो लिखा है यहाँ पर इट रीअरेंज अवेलेबल इंफॉर्मेशन इन द इनकम स्टेटमेंट एंड बैलेंस शीट, कौन से ईयर की बेटा, पास्ट ईयर की। तस इट इज हिस्टोरिकल इन नेचर, इसलिए किस नेचर का है बेटा, हिस्टोरिकल नेचर का है। नेक्स्ट हमारा लास्ट पॉइंट आता है बेटा कैरेक्टरिस्टिक्स का, एक्यूरेसी ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट। एक्यूरेसी मतलब कैश फ्लो स्टेटमेंट से हम जो कैश रिजल्ट फाइंड करते हैं, ऐसा बेटा जरूरी नहीं होता, ये बिल्कुल एक्यूरेट है, ये इनकरेक्ट हो सकता है। क्यों हो सकता है, कैश फ्लो स्टेटमेंट हमने पास्ट ईयर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बेसिस पर प्रिपेयर किया। इफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट रॉन्ग, यदि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ही रॉन्ग हो जाए तो कैश फ्लो स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट हो जाता है। तो ये इसकी क्या है बेटा, लिमिटेशन है। तो आपको क्लियर हो गया होगा लिमिटेशन ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है बेटा कैश फ्लो स्टेटमेंट एंड फंड फ्लो स्टेटमेंट। हालांकि फंड फ्लो स्टेटमेंट का टॉपिक आपके सिलेबस से हट गया है, लेकिन ये डिफरेंस एग्जाम में आपसे पूछ सकता है, डिफरेंस बिटवीन कैश फ्लो एंड फंड फ्लो। तो इसको हम क्लियर कर लें बेटा। कैश फ्लो कैश के इनफ्लो और आउटफ्लो को डिस्क्लोज कर रहा था, कैश के इंक्रीज डिक्रीज को, कैश के चेंजेस को। अब फंड फ्लो क्या होता है, फंड फ्लो बेटा लॉन्ग पीरियड के लिए बनाया जाता है। फंड जहाँ जाता है बेटा वहाँ बात हो रही है कैपिटल की, और कौन से पीरियड की, लॉन्ग पीरियड की। तो फंड फ्लो स्टेटमेंट बेटा फंड में इंक्रीज डिक्रीज को डिस्क्लोज करता है, फंड के इनफ्लो और फंड के आउटफ्लो को डिस्क्लोज करता है। या सीधी सी हम बुक की लैंग्वेज में बात करें बेटा, तो फंड फ्लो स्टेटमेंट वर्किंग कैपिटल के चेंजेस को डिस्क्लोज करता है कि वर्किंग कैपिटल में अगर इंक्रीज हुआ है तो किस रीजन से हुआ है, और वर्किंग कैपिटल में अगर डिक्रीज हुआ है तो किस रीजन से हुआ है। तो पहला पॉइंट मीनिंग पढ़ते हैं डिफरेंशिएट का। कैश फ्लो स्टेटमेंट शो चेंज इन कैश पोजीशन बिटवीन 2 पीरियड ऑफ अ बिजनेस। फंड फ्लो स्टेटमेंट शो द चेंजेस इन फंड और वर्किंग कैपिटल। ये वर्किंग कैपिटल में चेंजेस डिस्क्लोज करता है बेटा, और ये किस में, कैश में। किस में, कैश में, कैश पोजीशन। दूसरा पॉइंट है हमारा ड्यूरेशन। कैश फ्लो स्टेटमेंट शॉर्ट पीरियड के लिए बनाया जाता है, फंड फ्लो स्टेटमेंट लॉन्ग पीरियड के लिए। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट
कैश फ्लो स्टेटमेंट कैश कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग पर बेस्ड होता है, और फंड फ्लो स्टेटमेंट क्या बेटा, फंड फ्लो स्टेटमेंट किस पर बेस्ड होता है, एक्रूअल कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग। एग्जाम में पूछ ले फंड फ्लो स्टेटमेंट किस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड होता है, तो बेटा एक्रूअल बेसिस कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग, कैश फ्लो स्टेटमेंट कैश कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग। इसको कैश फ्लो स्टेटमेंट का स्कोप लिमिटेड होता है किसके कंपैरिजन बेटा, फंड फ्लो, क्योंकि इसमें हम ओनली कैश ट्रांजैक्शन लिखते हैं, इसमें कैश के साथ साथ वो ट्रांजैक्शन भी रिकॉर्ड करते हैं जो फ्यूचर में ड्यू या एक्रूड या आउटस्टैंडिंग है। स्कोप इसका वाइड होता है। इसके बाद यूज ऑफ अकाउंट, ये किसके बेसिस पर बनाया जाता है बेटा, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 के बेसिस पर, और इसमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 को फॉलो करना कंपलसरी नहीं होता। पर्पस बेटा, इसका जो पर्पस होता है वो कैलकुलेट कैश रिसीव फ्रॉम ऑपरेशन, ये कैलकुलेट करता है कैश कहाँ से रिसीव हुआ है और कहाँ पर हमने यूज किया है। इसका पर्पस होता है बेटा फंड के इनफ्लो आउटफ्लो को डिस्क्लोज करना, यानी कि वर्किंग कैपिटल में चेंजेस को डिस्क्लोज करना, किससे बेटा, ऑपरेशन से। तो ये हो गया हमारा बेटा डिफरेंस बिटवीन कैश फ्लो स्टेटमेंट एंड फंड फ्लो स्टेटमेंट। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है बेटा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए, डिफरेंस बिटवीन कैश फ्लो एंड कैश बजट। हम सब जानते हैं जो बजट होता है बेटा वो फ्यूचर के लिए बनाया जाता है। ये फ्यूचर में इनकम और एक्सपेंसेस का क्या है, एक एस्टिमेशन है, मतलब एक क्या है, अनुमानित इनकम और एक्सपेंसेस का एक डिटेल्ड स्टेटमेंट है, क्या, कैश बजट। ये एक्चुअल नहीं होता, एक्सपेक्टेड है। कंपनी ने कैश बजट बनाया है, फ्यूचर में इतना कैश आ जाएगा और इतना कैश चला जाएगा एप्लीकेशन पर, वो एस्टिमेशन ही क्या है बेटा, कैश बजट है। तो पहला पॉइंट लिखा है बेटा, पीरियड कैश फ्लो स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड फॉर पास्ट ईयर। कैश फ्लो स्टेटमेंट किस ईयर के लिए बनाया जाता है बेटा, पास्ट ईयर, और सब जानते हैं बजट किस लिए होता है बेटा, फ्यूचर ईयर। इसके बाद ऑब्जेक्ट, इट्स ऑब्जेक्ट द सोर्सेज फॉर कैश एंड इट्स यूज इन द लास्ट पीरियड। इसका ऑब्जेक्ट होता है कैलकुलेट करना कि लास्ट ईयर में कहाँ से कैश आया, सोर्सेज, और कहाँ पर यूज किया, एप्लीकेशन। ये बताएगा कि फ्यूचर में कहाँ से कैश आया, यानी कि फ्यूचर के सोर्सेस, और फ्यूचर के क्या बेटा, एप्लीकेशन की कहाँ पर कैश जाएगा। इसके बाद हमारा आता है बेसिस। ये बेटा किसके बेसिस पर प्रिपेयर करते हैं, अकाउंटिंग डाटा प्रीवियस ईयर के डाटा के बेसिस पर, और ये प्रोजेक्टेड डाटा, प्रोजेक्टेड मतलब अनुमानित डाटा के बेसिस पर प्रिपेयर्ड होता है। फिर आता हमारा बेटा प्रिपरेशन, इट इज प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ बैलेंस शीट ऑफ 2 ईयर्स की बैलेंस शीट के बेसिस पर प्रिपेयर्ड होता है। और ये बेटा फोरकास्ट मतलब वही अनुमानित डाटा के बेसिस पर। नेचर, ये पास्ट ईयर की फाइनेंशियल पोजीशन को एनालाइज करता है और ये फ्यूचर की फाइनेंशियल पोजीशन को एनालाइज करता है। तो ये हो गया बेटा हमारा डिफरेंस बिटवीन कैश फ्लो एंड कैश बजट। याद रखना, कैश फ्लो एक्चुअल होता है, जबकि कैश बजट फ्यूचर के एस्टिमेशन के डाटा पर बेसिस पर प्रिपेयर्ड होता है। कैश फ्लो प्रिपेयर करने के लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 का फॉलो करना होता है, लेकिन कैश बजट को प्रिपेयर करने के लिए कोई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नहीं होता। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है बेटा, राइट द शॉर्ट नोट ऑन। जब हम कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं तो बेटा ये 4 एक्टिविटीज़ के बेसिस पर प्रिपेयर करते हैं। कौन कौन सी एक्टिविटी, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, फाइनेंशियल एक्टिविटी, कैश इक्विवलेंट। अब क्या होता है ये वो क्लियर कर लेते हैं। ऑपरेटिंग एक्टिविटी बेटा वो एक्टिविटी होती हैं जो रेगुलर होती हैं, यानी कि वो रेगुलर एक्टिविटी जिनसे हम बिजनेस का इनकम जनरेट करते हैं, जिनसे बिजनेस का प्रॉफिट जनरेट होता है, वो बेटा कौन सी एक्टिविटी होती हैं, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। लाइक परचेज, सेल्स, रेंट पेड, इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड, ये सब क्या है बेटा हमारे, कौन सी एक्टिविटी है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, क्योंकि ये क्या है, रेगुलर एक्टिविटी है। गुड्स को परचेस करना, गुड्स को सेल करना, डेटर से कैश रिसीव करना, क्रेडिटर्स को कैश पेड करना, ये बेटा हमारी कौन सी एक्टिविटी है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी वो एक्टिविटी जिनका रिलेशन बेटा फिक्स एसेट से होता है। वो जब हम लॉन्ग टर्म के लिए फिक्स एसेट्स परचेस करते हैं और फिक्स एसेट्स को ही सोल्ड करते हैं, तो बेटा वो कौन सी एक्टिविटी आती है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। फाइनेंशियल एक्टिविटी वो होती है जिनका रिलेशन कैपिटल फंड से होता है, जहाँ से हम कैश रिसीव करते हैं, कैपिटल रेज करते हैं, कैपिटल रिसीव करते हैं और फिर कैपिटल या लोन का ही रीपेमेंट करते हैं। वो क्या हो गई बेटा हमारी
और फाइनेंशियल एक्टिविटी। कैश इक्विवेलेंट ऐसे इन्वेस्टमेंट जिन्हें विदिन 3 मंथ विदाउट एनी रिस्क कैश में कन्वर्ट कर सकें, इनमें लिक्विडिटी हाई होती है। किसमें बेटा? कैश इक्विवेलेंट में। चलिए ऑफिशियली अब डिस्कस करते हैं। तो ये जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है बेटा, ये क्लासीफाई करके बनाया जाता है डिफरेंट टाइप की एक्टिविटी में। वो एक्टिविटी कौन कौन सी होती हैं? 4 एक्टिविटी होती हैं। पहले हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कैश फ्लो फाइंड करते हैं, देन इन्वेस्टिंग और देन फाइनेंशियल, और लास्ट में हमारा क्या आ जाता है? कैश इक्विवेलेंट। न्यूमेरिकल जब करेंगे तब आपको ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज आर द प्रिंसिपल रेवेन्यू प्रोड्यूसिंग एक्टिविटी ऑफ अदर एक्टिविटीज दैट आर नॉट इन्वेस्टिंग और फाइनेंशियल एक्टिविटी। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज वो प्रिंसिपल एक्टिविटी होती हैं जो बिजनेस का रेवेन्यू यानी कि इनकम या प्रॉफिट प्रोड्यूसिंग मतलब जनरेट करती हैं, या फिर वो एक्टिविटी जो कौन सी ना हो बेटा? इन्वेस्टिंग और फाइनेंशियल एक्टिविटी ना हो बेटा, वो क्या कहलाती हैं? ऑपरेटिंग एक्टिविटी। एग्जाम्पल में लिख लेना बेटा, कैश परचेस हमारी कौन सी एक्टिविटी है? ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। कैश सेल्स हमारी कौन सी एक्टिविटी है बेटा? ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। पेड टू डेटर्स कैश रिसीव फ्रॉम डेटर, कैश रिसीव फ्रॉम डेटर ये भी हमारी कौन सी एक्टिविटी है बेटा? ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। कैश पेड टू क्रेडिटर भी ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी रेफर्स टू बाइंग एंड सेलिंग ऑफ लॉन्ग टर्म एसेट्स और फिक्स एसेट्स लाइक प्लांट मशीनरी, लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर एंड फिटिंग एक्सेट्रा, जिनका रिलेशन बेटा फिक्स एसेट्स को परचेस करने से और फिक्स एसेट्स को सोल्ड करने से होता है, वो बेटा कौन सी है? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ये लॉन्ग टर्म नेचर की होती हैं। फाइनेंशियल एक्टिविटी आर दोज एक्टिविटी विच रिलेटेड टू लॉन्ग टर्म फंड और कैपिटल, जो किससे रिलेटेड होती हैं? लॉन्ग टर्म फंड या कैपिटल किसके? एक बिजनेस इंटरप्राइजेस के, लाइक इशू ऑफ शेयर, इशू ऑफ डिवेंचर, रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। ये बेटा कौन सी एक्टिविटी है बेटा? हमारी फाइनेंशियल एक्टिविटी। एग्जाम्पल क्लियर हो क्या होगा? कैश इक्विवेलेंट वैसे तो कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, कैश बैलेंस, बैंक बैलेंस, ये बेटा क्या है? हमारा कैश इक्विवेलेंट है। हमारी लैंग्वेज में बात करें तो ऐसे इन्वेस्टमेंट जो विदिन 3 मंथ्स कैश में कन्वर्ट कर सकें विदाउट एनी रिस्क, तो बेटा वो क्या हो गया? हमारा कैश इक्विवेलेंट हो गया। तो दीज आर वेरी शॉर्ट टर्म हाईली लिक्विड इन्वेस्टमेंट मतलब जिन्हें 3 महीने में कैश में कन्वर्ट कर सकें, विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश इजीली। ड्यूरेशन ऑफ कैश इक्विवेलेंट इज 3 मंथ और लेस इज कॉल्ड कैश इक्विवेलेंट। तो ये बेटा हो गई हमारी डिफरेंट टाइप की एक्टिविटीज जिनके बेसिस पर हम प्रैक्टिकली कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं। अब हम बात करते हैं लास्ट टॉपिक की। अगर एग्जाम में ऐसा पूछ ले, गिव द राइट द आइटम यूज ऑफ कैश, जहाँ पर हमने कैश यूज किया है एप्लीकेशन, एंड सोर्सेज ऑफ कैश, जहाँ से कैश आया किसमें? कैश फ्लो स्टेटमेंट में। या पूछ ले 5 एग्जाम्पल ऑफ कैश इनफ्लो और कैश आउटफ्लो। इनफ्लो का मतलब पूछ रहा है बेटा ये 5 सोर्सेज, और आउटफ्लो का मतलब पूछ रहा है 5 एप्लीकेशन। तो ये वो सोर्सेस हैं जहाँ से कैश कम्स होगा, और ये वो एप्लीकेशन है जहाँ पर कैश गोस होगा। कैश सेल्स, कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स, कैश रिसीव फॉर कमीशन एंड रॉयल्टी, कैश रिसीव फ्रॉम डेटर, कैश रिसीव फ्रॉम सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। इन सब चीज़ों से कैश हमारे पास आ रहा है। कैश परचेस करेंगे, किसी को पेमेंट देंगे, तो इन सब से बेटा कैश हमारे पास से जा रहा है। तो जहाँ कैश जा रहा है उसको हम बेटा कहते हैं कैश एप्लीकेशन, और जहाँ से कैश आ रहा है उसे कहते हैं सोर्स ऑफ कैश, जहाँ से कैश आया। तो ये बेटा कैश फ्लो स्टेटमेंट हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। आशा है कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। अगर कुछ कॉन्सेप्ट या टॉपिक आपको क्लियर ना हो तो आप कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट लिख सकते हैं, मैं आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर लूँगा। चैप्टर आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट आपको CUT के एग्जाम में भी आने वाले हैं। अब हमारा अकाउंटिंग का कंप्लीट थ्योरिकल एंड हो चुका है। जल्दी हम आपको न्यूमेरिकल का सेशन स्टार्ट करने वाले हैं, और जनवरी के मंथ में हम CUT का बैच भी स्टार्ट करने वाले हैं। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो पसंद आया तो लाइक कर लें। जय हिंद,